हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडू रोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 12 अप्रैल के दिन करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। Taiwan, China can resolve differences, says former Taiwan President Ma Ying-jeou after meeting Xi Jinping। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग-जऊ ने शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि ताइवान चीन मतभेदों को सुलझा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं शी जिनपिंग के बारे में, ये तो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं और ये जो मा यिंग जेऊ हैं ये पूर्व राष्ट्रपति हैं ताइवान के। तो ये कहां पर गए हुए थे? बीजिंग में गए हुए थे। बीजिंग से लौटने के बाद इन्होंने ये उम्मीद की है कि हमारे जो युवा ताइवानी है वो अपनी विचारधारा को अलग रख सकते हैं और ताइवान और चीन के बीच में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं उनको महसूस कर सकते हैं। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग जेऊ ने ये 11 अप्रैल को शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि ताइवान और चीन अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड। जैसे हम बात करते हैं इस ताइवान स्ट्रेट यानी कि ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों किनारों की तरफ समान संस्कृति के लोग रहते हैं और इनका इतिहास सेम रहा है, ऐसा कहा ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग जेऊ ने। और ये जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक काम किया था? 2008 से लेकर 2016 तक ये जो राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर ताइवान में रहे। तो चीन का पिछले साल ही दौरा करने वाले ये मौजूदा ताइवानी नेता बने और पूर्व आप कह सकते हैं। तो 2015 में सिंगापुर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद जब इन्होंने यानी कि जब ये ताइवान के नेता थे तो इन्होंने बुधवार को शी जिनपिंग के साथ अपनी दूसरी बैठक भी की और 1949 में जो गृह युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार चीनी और ताइवानी नेताओं से मुलाकात हमें देखने को मिली। 1949 में जो गृह युद्ध हुआ था उसके बाद में कोई भी ताइवानी नेता वहां पर नहीं गया, तो ये पहली मुलाकात मानी गई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है चीन के, जिसे हम चीन बोलते हैं और वैसे इसका नाम क्या लिया जाता है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है इस चीन को, जिसके राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, इधर ये है मा यिंग जेऊ और ये मा यिंग जो है ना, ये कहाँ के हैं? तो ये है ताइवान के। और ताइवान को वैसे क्या बोल दिया जाता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है इसे, रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस प्रकार ये। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताइवान से संबंधित, तो इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। ताइवान, ताइवान की राजधानी कौन सी है? वर्तमान में आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, आप इनमें से बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताएं, ताइवान की राजधानी का नाम बताना है। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ताइवान की राजधानी है ताइपे। और जब बात करते हैं ताइवान की करेंसी का नाम क्या है, तो ताइवानी डॉलर वहां की करेंसी का नाम है। ठीक है, तो ये जो ताइवानी डॉलर है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये बात है सन 2000 की। सन 2000 में वहां के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे जारी कर दिया गया, यानी कि ताइवान के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया। उसके बाद से यह ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। और ताइवान का जो ये शहर है ताइपे,
ये सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस देश का आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण शहर है ये ताइपे, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें, इस ताइवान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो मुख्यतः आपको पता है यहाँ पे मंदारिन बोली जाती है। मंदारिन तो चाइना में मुख्यतः बोली जाती है, वो भाषा यहाँ भी बोली जाती है। और जब बात करते हैं, यहाँ पे एक अमाई भाषा बोली जाती है, स्वातो भाषा यहाँ पर बोली जाती है, और हक्का, इस प्रकार की कई भाषाएं हैं जो वहां पर बोली जाती हैं। ताइवान का जो झंडा है, उस झंडे का जो डिजाइन तैयार किसने किया था, अगर आपको ध्यान में रखना है, सन यात सेन। सन यात सेन और टू हाओ तुंग, इन दो लोगों ने उनके ध्वज को क्या है, डिजाइन किया था। ताइवान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए ताइवान प्रसिद्ध है। और ताइवान को 13 देश और वेटिकन ही एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम भारत की बात कर रहे होते हैं, भारत ने 1949 में वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया था, है ना। वन चाइना पॉलिसी यानी कि एक चाइना। तो चाइना तो ये बोलता है कि ताइवान हमारा है, हमारे अधिकार क्षेत्र में, तो हमारी तरफ से पहले स्वीकार कर लिया गया था। समय थोड़ा सा अभी बदल भी चुका है। ये तो इनकी तो मांग यही है कि हम अलग हैं। इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा थोड़ा समझने के लिए। चलो बाकी देख लेते हैं। वियंतियन क्या है, वियंतियन, या फिर आपको पढ़ने को मिलेगा वियंतियन। ये लाओस जो है ना, लाओस की राजधानी है। और लाओस की मुद्रा का नाम क्या है, कीप, वहां की मुद्रा का नाम है कीप। और ताशकंद की जब हम बात कर रहे होते हैं, ताशकंद, एक सेकंड, ताशकंद कहाँ की राजधानी है, आप कहेंगे ये तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, उज्बेकिस्तानी सोम। जब हम बात करते हैं, इस ताशकंद में एक समझौता हुआ था। बात है 10 जनवरी 1966 की। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ, ताशकंद समझौता उसको हम कहते हैं। और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अयूब खान। अयूब खान और हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक समझौता हुआ। और आपको पता है उससे पहले लड़ाई हुई थी, भारत पाक की लड़ाई 1965 में। तो कुछ हिस्से पर आ गए थे, है ना, सैनिक। तो इस समझौते के तहत कहा गया कि हम शांति बरकरार रखेंगे, जो सैनिक पहली अवस्था में थे वहीं पर वापस लौट जाएं, ठीक है ना। और इस समझौते के 24 घंटे के भीतर भीतर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ये बात आज तक पता नहीं चल पाई उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या फिर उन्हें जहर देकर मारा गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। अंकारा की बात करते हैं, तो अंकारा क्या है, तो ये तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तुर्की की जो मुद्रा का नाम क्या है, तो लीरा, वहां की मुद्रा का नाम है लीरा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे है। और ताइवान को क्या बोला जाता है, एक बार फिर से बता देते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी आप कह सकते हैं इसे ताइवान। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना किसे बोलते हैं, जिस चीन की हम बात कर रहे हैं, जिसने अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से के नाम बदल दिए हैं, है ना। तो इस प्रकार वो जो चाइना है उसे कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चलो यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हैं, मैप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए ये है चाइना, और इस चाइना के जब आप जाएंगे इस साइड में ये बना हुआ है ताइवान, ठीक है। एक द्वीप सा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। जब हम इसको बड़ा करके देखेंगे साइज में, तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा, ये ताइवान है और ये लिखा हुआ है ताइपेई सिटी, यानी कि इनकी जो
राजधानी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है, ताइपई। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, आप कभी सर्च करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी। ताइवान की राजधानी ताइपे में एक 101 बिल्डिंग, ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। ताइपे 101 बिल्डिंग उसका नाम है। चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। कमांड हॉस्पिटल पुणे becomes the first government hospital across the country to procure and conduct successful piezoelectric bone conduction hearing implants। पुणे का जो कमांड हॉस्पिटल है वो सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कमांड अस्पताल पुणे में दक्षिणी कमान की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कान, नाक और गला यानी कि इससे संबंधित एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। इस डिपार्टमेंट ने क्या किया था, कान के बाहरी और मध्य हिस्सों में जन्मजात गंभीर विसंगतियों की वजह से होने वाली श्रवण हानि से जूझ रहे एक 7 साल के छोटे से बच्चे को ठीक किया है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, एक वो वयस्क हैं, उनका भी इन्होंने इलाज सफलतापूर्ण कर लिया है, यानी कि बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने में ये सक्षम हैं और ये सफल हुए हैं। इसी के साथ ये देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है जो कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट कर सकता है। कमांड हॉस्पिटल सदन कमांड की जब बात करते हैं तो इनका एक विभाग है AFMS, AFMS। इसकी एक नामित न्यूट्रोलॉजी ये सेंटर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसी क्षेत्र में क्या है, इनको एक इनाम भी दिया गया है। यहाँ पे लिखा है ना, द हॉस्पिटल वाज रिसेंटली अवार्डेड विद द मोस्ट प्रीस्टिजियस रक्षा मंत्री ट्रॉफी एज द बेस्ट हॉस्पिटल इन द इंटायर AFMS। तो AFMS में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल के रूप में इनको ये सम्मान दिया गया है, रक्षा मंत्री सम्मान। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये है वो 7 साल का बच्चा, ठीक है ना, जिसका ये सफल इलाज हो चुका है। यहाँ पर इनके माता पिता आपको खुश दिखाई दे रहे हैं और ये वो डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे थे ना, उस इलाज के दौरान खींची गई फोटो है ये। तो रक्षा मंत्री ट्रॉफी इसको दी गई है। तो रक्षा मंत्री ट्रॉफी जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको ये बताना है। रक्षा मंत्री ट्रॉफी जो है वो दी गई कि इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जिन्होंने लिखा होगा ना 1989, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। रक्षा मंत्री ट्रॉफी की शुरुआत 1989 में AFMS के सशस्त्र बल अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता को पहचानने और उनके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इसके समकक्ष रैंक के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति बनाई जाती है और ये चयन समिति ऑन साइट दौरा करती है हॉस्पिटल्स का, फिर पता लगाती है कि कौन सा बेहतरीन कार्य कर रहा है, उनका मूल्यांकन करते हुए फिर एक फाइनली रिपोर्ट जारी करती है कि इनको ये सम्मान दिया जाए। फिर ये सम्मान दिया जाता है, यानी कि रक्षा मंत्री ट्रॉफी दी जाती है। रक्षा मंत्री, जैसे मान के चलो कि आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपको कोई अप्रिशिएट करे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपके पैरेलल में ही काम कर रहा है, उसे किसी ने इनाम दे दिया, आपको लगेगा कि मैं भी बेहतरीन प्रदर्शन करूं, क्या पता कल को मेरे को भी इनाम मिल जाए। इसी वजह से क्या है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई, और जो हॉस्पिटल हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, इसीलिए क्या है, इसकी ये शुरुआत की गई थी 1989 में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। साउथ कोरियाज प्राइम मिनिस्टर
and top presidential officials offer to resign after election defeat. दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री और शीर्ष पद के अधिकारियों ने चुनाव में हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहां के? तो हान डक्सू। यू सक जो है ना, ये जो खबर मिली है यून सक येओल कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री हॉन डक्सू और सुरक्षा मुद्दों के प्रभारी को छोड़कर इनके सभी वरिष्ठ सलाहकारों ने इस्तीफे सौंप दिए हैं। जब हम बात करते हैं इसके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहे हैं और जो भी इस वरिष्ठ कार्यकारिणी में सदस्य थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस पार्टी को संसदीय चुनावों में ये बड़ा झटका लगा, उनको करारी जो हार का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। रूढ़िवादी राष्ट्रपति कहे जाते हैं ये यूसुक येओल। ठीक है, यूसुक येओल। तो बुधवार के जो चुनाव हुए थे 10 अप्रैल को ये चुनाव के नतीजे आए और उदार पक्षी ताकतें संसद पर अपना नियंत्रण अब बनाए रखेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने अपना ये इस्तीफा जारी किया है। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है वहां के प्रधानमंत्री के यूसुक येओल। चलो जी, अब हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। क्या उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की 38वीं समांतर रेखा अलग करती है? क्या उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समांतर रेखा अलग करती है? हाँ या ना में आपको जवाब देना है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ठीक रहेगा। तो आपको लिखना है इसमें हाँ। हाँ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समांतर रेखा यानी कि 38 पैरेलल लाइन जो है वो सेपरेट करती है। यानी आप ये कह सकते हैं यह रेखा अक्षांश 38 डिग्री उत्तर का अनुसरण करती है। यह रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच एक मूल सीमांकन रेखा थी। है ना। तो जब हम बात करते हैं 1945 की, 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर ने कोरियाई प्रायद्वीप पर अपने विभाजित सैन्य कब्जे के लिए 38वीं समांतर को एक सुविधाजनक सीमा रेखा के रूप में चुना था। यूएसएसआर, है ना। आपको पता है कोल्ड वार हुआ था एक समय, तो यूएसए की तरफ कुछ देश थे, कुछ देश इनके पास थे। तो इन्होंने 38वीं समांतर रेखा को इसके रूप में चुना और इस विभाजित कब्जे के तहत कोरिया ने तेजी से दो वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न शासन क्या है फिर विकसित कर लिए। और उत्तर में जब देखा जाए तो समाजवादी राज्य और दक्षिण में एक उदारवादी तो राज्य आपको देखने को मिला, है ना। इस 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में होने वाले पोट्सडेम सम्मेलन में अमेरिकी सैन्य योजनाकारों द्वारा इस रेखा को सीमांकित किया गया था। ठीक है, तो 38वीं समांतर रेखा कोरियाई सैन्य विहीन क्षेत्र को चिन्हित करता है जो दोनों देशों की सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है, तो दोनों देशों को अलग कौन कैसे करती है? 38वीं समांतर रेखा। तो आपको पता है जो भी आपकी क्लासेस आज तक हुई हैं सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस टाइप करना है एडुरोही 24। जब आप ये एडुरोही 24 टाइप करेंगे तो आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे आपको पता है जैसे न्यूज कवर हो जाती हैं उनके बाद में हम उस दिन के इतिहास के बारे में बातें करते हैं। तो आज जैसे आपको पता है 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल का इतिहास भी कुछ रहा होगा, यानी कि आज के दिन इतिहास में कुछ ना कुछ तो घटना घटित हुई होगी। जैसे हम बात करते हैं आज ही के दिन यानी कि 12 अप्रैल के दिन, 12 अप्रैल 1236, इस दिन क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश
के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश का निधन हुआ था। इल्तुतमिश। अभी पहले मैं आपसे इल्तुतमिश के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम विस्तार से बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, चलो पहले आप इसके बारे में बताना जरा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था? जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान था? तो ये तीसरा सुल्तान था गुलाम वंश का। ठीक इसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, तो भी नाम क्या लिखेंगे आप? इल्तुतमिश का ही लिखेंगे। अब थोड़ा सा जैसे हम बात कर लेते हैं इस वंश के बारे में, यानी कि गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि इसने 1206 के आसपास गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक अस्तित्व में रहा। जब हम इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं तो ये 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पर बैठा और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरुजी की याद में ही क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि इसे कुरान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी और ये दान भी किया करता था। दान देने की वजह से इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुरान का ज्ञानी व्यक्ति था, इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, कुरान खां। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसने इसकी स्थापना कर दी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, इसने राजधानी किसे बनाए रखा? लाहौर को बनाए रखा। फिर इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, यानी कि यहां पर लिख देते हैं, चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह। आराम शाह के साथ और इल्तुतमिश के साथ लड़ाई हुई। इल्तुतमिश ने गद्दी से हटा दिया आराम शाह को और फिर खुद गद्दी पर बैठ गया इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि ये 1211 में गद्दी पर बैठा, 1236 तक ये गद्दी पर रहा। आज ही के दिन इसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 12 अप्रैल को। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है इसके बारे में अगर थोड़े बहुत पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे तो इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्यों कहते हैं गुलामों का गुलाम? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यानी कि मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये तो गुलाम है, इस गुलाम का भी गुलाम था ये इल्तुतमिश। इसी वजह से इसे कहते हैं गुलामों का गुलाम। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान यही है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि दिल्ली को बसाया किसी और ने था, अनंगपाल तोमर जो हैं उन्होंने बसाया था। एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें इल्तुतमिश का भी नाम था और तोमर राजपूत जो था वो भी ऑप्शन में दिया गया था। तो उसमें आपको तोमर लिखना था क्योंकि अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली को बसाया गया और उन्हीं के द्वारा दिल्ली को सबसे पहले राजधानी घोषित की गई थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? तो नाम आता है इसका, है ना। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कहा जाता है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। भारत की उस उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया था, इसी इल्तुतमिश के समय की बात है। और मंगोल जो थे ना वो प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे, वो भी इसी इल्तुतमिश के समय की बात है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है इल्तुतमिश से संबंधित। और जैसे जैसे समय बीता इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और बिहार में अपना एक सूबेदार नियुक्त कर दिया। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था, उस सूबेदार का नाम क्या था? मलिक जानी, है ना।
तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रजिया सुल्तान। ये जो रजिया सुल्तान है ये पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, 1236 से लेकर 1240 तक गद्दी पर रही, ठीक है ना। इसने बुर्का जो छोड़ दिया था जब ये गद्दी पर बैठी, लेकिन इसको बाद में मरवा दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई थी, कहा जाता है ऐसा, कैथल जगह पे। कैथल अभी वर्तमान में हरियाणा में एक जिला है, उसी जगह पर जब ये पंजाब से लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, रास्ते में इनको मरवा दिया गया। बलबन की जब बात करते हैं, इस बलबन का वैसे क्या नाम था, इसका नाम था बहाउद्दीन। लेकिन कभी कभी आपको क्या पढ़ने को मिलता है इसके बारे में, जो बहाउद्दीन बलबन से ग्यासुद्दीन बलबन भी आप पढ़ते हैं कई बार। इसका पूरा नाम तो था ग्यासुद्दीन बलबन, लेकिन वैसे इसका नाम बहाउद्दीन था। इस बलबन ने भारत में एक फारसी त्योहार शुरू किया। उस त्योहार का नाम क्या था, नौरूज। फसल के पक जाने पर यह त्योहार मनाया जाता था, नौरूज त्योहार बलबन ने भारत में शुरू करवाया। और इस बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, बहाउद्दीन बलबन का, तो 1265 से लेकर 1287 के आसपास तक ये गद्दी पर रहा। इसी बलबन ने भारत में क्या किया था, भारत में सजदा प्रणाली शुरू की थी। सुल्तान के आगे सजदा करते होते ना, तो सजदा प्रणाली भारत में बलबन ने ही शुरू की। यही है वो बलबन जिसने भारत में पेबोस प्रणाली का प्रचलन शुरू किया। पेबोस प्रणाली यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा। यही है वो बलबन जिसने चालीसा का खंडन कर दिया था। चालीसा का खंडन, और चालीसा की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बलबन से संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। एक मस्जिद है जिसे हम क्या बोलते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। ठीक है, तो ये मस्जिद है गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद। अगर पूछ लिया जाए कि किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरी स्थापित किया था, तो बलबन का नाम आप उसमें लिख देंगे, तो इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो भी नाम आएगा इस बलबन का। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ कहानी थी, इस गुलाम वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने हासिल की। और आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जब हम बात करते हैं, आज ही के दिन 12 अप्रैल 1723 को क्या हुआ था, मुगलों के 12वें शासक नेकुशियार का निधन हुआ था। नेकुशियार, आज ही के दिन की बात है, नेकुशियार का निधन। जब हम बात कर रहे होते हैं इस नेकुशियार से पहले कौन गद्दी पर बैठा हुआ था, तो रफी उद्दौला। रफी उद्दौला, इस रफी उद्दौला के बाद में नेकुशियार की एंट्री होती है। और ये नेकुशियार कहा जाता है कि 40 वर्ष की उम्र में 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 19 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नेकुशियार औरंगजेब का पुत्र था और अकबर सेकंड का बेटा था। वह उन 5 कठपुतली बादशाहों में से था जिसको कठपुतली बनाकर किसने नचाया था, सैयद बंधुओं ने, है ना। तो सैयद बंधु 2 भाई थे, इन्होंने 5 शासकों को कठपुतली बनाया था, है ना। ये तीसरे नंबर के शासक थे। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया था ये नेकुशियर। मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बैठा दिया और नेकुशियर को हटा दिया था सैयद बंधुओं ने, क्योंकि सब कुछ किसके हाथों में था, सैयद बंधुओं के ही हाथों में था। तो इस प्रकार अगर थोड़ा सा और पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे आज की मुख्य घटना के बारे में, तो आज के दिन कुछ जन्म भी हुए थे। एक नाम जैसे आता है 12 अप्रैल 1943, तो इस दिन क्या हुआ था, सुमित्रा महाजन का नाम आपने सुना है ना, सुमित्रा महाजन। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और ये सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष।
है अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञों में से ये एक मानी जाती हैं। इनको ताई के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुमित्रा ताई के नाम से ये प्रसिद्ध रही। और इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था, तो बेसिकली इन्होंने इंदौर से क्या है इलेक्शन लड़े थे बार बार, क्योंकि जो इंदौर था वो इनका ससुराल था, ठीक है ना। तो ये जो महाजन आप देख पा रहे होंगे, महाजन इनके पति का सरनेम है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं लोकसभा की सदस्य रहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में ये जानकारी हासिल करनी है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो इनकी जन्मभूमि कौन सी थी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ। और वैसे इनका खुद का नाम क्या था, तो सुमित्रा राठे, सुमित्रा राठे नाम था। इनकी जब शादी हुई थी तो इनके ससुराल वालों का ये सरनेम मिला था इनको, महाजन। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1999 से लेकर 2004 तक इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। और वो इंदौर संसदीय सीट से भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की संसद भी रही, ठीक है ना। लगातार 8वीं बार संसद बनी थी। बाद में फिर इन्होंने अपने ही तरीके से अनाउंस कर दिया था कि वो आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। इस प्रकार ये जो है बाद में इलेक्शन लड़ना इन्होंने छोड़ दिया। मीरा कुमार भी आपने नाम सुना होगा। मीरा कुमार के बाद महाजन यानी सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। और वैसे और भी घटनाएं हो सकती हैं। आज के दिन में एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं राखलदास बंदोपाध्याय। उनकी उनकी जब हम बात करते हैं, उनकी भी जयंती आज ही है, यानी आज के ही दिन 12 अप्रैल 1885 को क्या हुआ था, राखलदास बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था। और वैसे जब देखा जाए लालजी टंडन, लालजी टंडन जो है ये एक प्रसिद्ध राजनेता। इनका जन्म कब हुआ था, 1935 में हुआ आज ही के दिन। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें हमने आज के इस ऐतिहासिक पहलू के अंतर्गत समझने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। एडू रोही ऑफिशियल आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। एक चैनल और भी है एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, इसे भी आप शेयर कर लेंगे, ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। एडू रोही 24 आपको सर्च करना है। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 830773530527। और सभी कक्षाओं की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, एडू रोही 24 सर्च करना है। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। हम मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।